हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था उल्ड का घोषणा पत्र क्या था, ठीक है, कोठारी कमीशन क्या थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, जिसमें आप सभी का जो टॉपिक जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य क्या क्या हो जाता है, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेजी और शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र निर्माण करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा आयोग ने कहा है कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। आयोग ने कहा कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संरचनाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात मातृभाषा का भी प्रयोग करना चाहिए और प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सभी पाठ्यक्रमों में नागरिक संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य जो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या इसमें लिखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा, ठीक है, कि शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ये लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि शिक्षा आयोग ने कहा है कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु, ठीक है, विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ देना चाहिए। मतलब विज्ञान से कृषि और उत्पादन को जोड़ देना चाहिए ताकि जो कृषि है, जो उत्पादन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये कि आयोग ने कहा कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, ठीक है, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। तो ये अगर दो पॉइंट इसमें अभी हम देखते हैं, ठीक है, दो पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक, अब देखिए अगला जो है आपका कि यहाँ से कि प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया। देखिए नोट डाउन करते चलिएगा, हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट यही है कि प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए, ताकि दृढ़ रहे जो भी प्रजा है, तो इसके लिए जितने भी बालक या बालिकाएं हैं 14 वर्ष की आयु तक के बालक एवं बालिकाओं को फ्री में अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर देना चाहिए। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। ठीक है, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य में जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। ठीक, अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का विकास या प्रयोग किया जाना चाहिए तथा आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि आयोग ने यह विचार प्रकट किया कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। अब देखिए केवल आपको इतने में से मैं बताती हूँ, केवल 5
पॉइंट लिखना है। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी सभी आपको बताया, शिक्षा आयोग ने कहा है कि कृषि एवं उत्पादन को विज्ञान से जोड़ना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये कि जो भी आपका सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। उसके बाद जो मैंने अगला पॉइंट कहा ये कि प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क और बिना किसी भेदभाव का शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कि जितने भी आपके शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। तो ये आपको 5 पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रशिक्षु चर्चा करें कि जब आप प्रशिक्षु कौन है, आप सभी पढ़ रहे हैं तो आप प्रशिक्षु हैं, तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि जब आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे तब आपको शिक्षकों द्वारा अथवा माता पिता द्वारा मूल्यों के विकास के लिए क्या क्या बातें बताई जाती थी, तो आप इसमें खुद विचार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है शिक्षा की संरचना व स्तर, मतलब कि जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, स्तर है, वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने पहला पॉइंट बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एजुकेशन का, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट आप क्लियर कर लेना कि 1 से 3 वर्ष की, ठीक है, शिक्षा की संरचना कैसा हो, तो इसमें ये बताया है कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, और दूसरा पॉइंट ये कि 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, और तीसरा पॉइंट ये कि 2 वर्ष की उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। अब देखिए यहाँ अच्छे से बना के दे दिया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2 वर्ष की उच्चतर शिक्षा, 3 या 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा और 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट जो कह रहा है कि विद्यालय स्कूलों, ठीक है, का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल ये स्कूल रहेगा, ठीक है। एक स्कूल में एक माध्यमिक और एक स्कूल में उसके समीप प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए, और प्रत्येक स्कूल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप के स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही, बस आपको इसमें याद रखना है कि विद्यालयों का यथायथ शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। और इसमें शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, तो ये मेन आपको पॉइंट है जो याद करना चाहिए, या ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, चार्ट के थ्रू, इसको भी आप देख के समझ सकते हो। अगला जो आपका पॉइंट है अध्यापकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की है, ठीक है। इसमें जो आयोग है इसने सबसे पहला यही सिफारिश किया है कि शिक्षक जितने भी हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की है, और इसके लिए अध्यापकों के वेतन मानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने और अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, शिक्षक के अध्यापक कार्य के घंटों के निश्चित करने, और सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त अध्यापिकाएं जो मतलब मैडम जी होती हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों, तो मतलब आप कह सकते हो कि जो अध्यापकों की स्थिति वो कैसी होनी चाहिए, तो
सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी शिक्षक है उसकी जो आर्थिक और सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति है उसकी सुधारने का प्रयास किया जाए, प्लस जो भी उनका वेतन है उस पे संशोधन किया जाए और उनके प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक, प्रत्येक 5 वर्ष बाद दोहराने और योग्यता के अनुसार आपको शिक्षक बनाना है। तो ये इसमें मेन पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका अध्यापक प्रशिक्षण। तो शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिए हैं कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किए जाए, अध्यापकों को अध्ययन की अधिक से अधिक सुविधाएं जाए, क्योंकि अगर अध्यापक ही नहीं पढ़ेंगे तो वो बालकों के शिक्षण कैसे देंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो अध्यापक का प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए सेकंड पॉइंट बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक और प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षक में MA की उपाधि होनी चाहिए या B.Ed की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लिखा गया है कि अगर कोई भी टीचर बन रहा है प्राथमिक विद्यालय में तो उसके पास ये इतने सारे सर्टिफिकेट या आपका मार्कशीट होने चाहिए, MA का या फिर B.Ed की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार है। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप सभी को इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। सबको समान शैक्षिक अवसर देना चाहिए, प्लस पुस्तक की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। तो ये इतने सारे टॉपिक है शैक्षिक अवसरों की समानता में। अगला है आपका विद्यालय शिक्षा का विस्तार, ठीक है। विद्यालय शिक्षा का विस्तार में क्या सुझाव दिया है आयोग ने, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन बोला है कि सन 1975 से 1976 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बोला कि 1985 से 1986 तक देश के सभी बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए, मतलब जितने भी खर्च हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाए, प्लस प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि ताकि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मतलब ज्यादा दूरी पर न हो। फिर अगला पॉइंट कहता है कि जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन न करना चाहते हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा बालक होता है जो केवल मतलब वैसे ही बेसिक नॉलेज प्राप्त करना चाहता है, आगे अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए पाठ्यक्रम सुधार। तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए और कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा मतलब जिस क्षेत्र का भाषा हो उसी के अनुसार आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है कि शिक्षण विधियां व निर्देशन व मूल्यांकन। आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए। जैसे कि क्या सुझाव दिए देख लेते हैं। शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वैसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए, प्लस उसमें नवीन शिक्षण का भी प्रसार करना चाहिए। वर्कशॉप, प्रशिक्षणों, सेमिनारों एवं अभिनव पाठ्यक्रम का कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर आप DLED किए होंगे तो आप देखते हैं सेमिनार ये सब कुछ होता रहता है, ठीक है। आपको बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक विद्यालयों में निम्नतम कक्षा से निर्देशन दिए, ये छोड़िए, ठीक है। आयोग के अनुसार यहाँ से हम डिस्कस करते हैं आयोग के अनुसार कि मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा आप दे रहे हो तो उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए, ठीक है, कि आप सभी जितने भी बालक या बालिकाएं हैं क्या वो अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं।
ठीक है। इसका शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन की विधियाँ, ठीक है, विधियाँ जो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप है मूल्यांकन की विधियाँ। कौन कौन सी है? तो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए मूल्यांकन की विधियाँ। निम्न प्राथमिक स्तर और पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मूलभूत कुशलताओं में सुधार करना और उनमें अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास करना होना चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर जिले की शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्रों की बाह्य परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब बाहरी परीक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने कृषि विकास हेतु, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लाइन वो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, आप शिक्षा का राष्ट्र में क्या उद्देश्य है, हमने आयोग की तरफ से जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर कर लिए हैं और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।